हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण। दोस्तों इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 को आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए, ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम सिर्फ सजीवों में होता है, हमने ये सीखा था। और सजीवों में होता है तो किस तरह से होता है, तो हमने वहाँ पर पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन के बारे में जाना था। जहाँ पर हमने पोषण को अच्छे से समझा था। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी व विषमपोषी। और स्वपोषी में हमने समझा था क्या जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हो, बनाते हो, जैसे कि पौधा। और विषमपोषी में हमने 3 प्रकार के और देखे थे। तो हमें अभी आज पढ़ रहे हैं स्वपोषी के बारे में। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं या अपना पोषण स्वयं तैयार करते हो, उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी जीव भी कह सकते हैं, स्वपोषी पोषण भी कह सकते हैं, जो जीव अपना पोषण तैयार कर लेते हैं खुद से। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण। तो जैसा कि आपको याद होगा कि स्वपोषी का एग्जाम्पल था पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण क्या होता है, आज की किस तरह से वो पोषण तैयार करते हैं, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट। आपको अगर याद हो तो आपने क्लास 7th में पढ़ा था पौधों में पोषण, या आपने पढ़ा, चैप्टर का नाम था पादपों में पोषण। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारे जल्दी ही उस पर भी वीडियो आने लगेंगे। पहला पार्ट आ चुका है। और अब आपके कोई भाई बहन अगर क्लास 7th में पढ़ रहे हों तो उन्हें भी आप बता सकते हैं, वो क्लास 7th की वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। देखिए, पादपों में पोषण, वहाँ पर क्लास 7 में चैप्टर है एक। उस पादपों में पोषण के बाद वहाँ पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, या फिर आपको अगर याद है, या फिर आप वहाँ पर अच्छे से समझ चुके हैं, तो आपको इसमें क्लास 10th यानी यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको सही से याद नहीं, अच्छे से याद नहीं, तब थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। लेकिन उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको अच्छे से बता दूँगा, समझा दूँगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखिए, हम पॉइंट वाइज समझेंगे तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है, पौधे स्वपोषी होते हैं। तो ये तो हमें पता है कि पौधे स्वपोषी होते हैं। कैसे पता चला? कि हमने पिछले वीडियो में स्वपोषी के बारे में समझा था, तो वहाँ पर एग्जाम्पल में पता चल गया था कि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं। अब कैसे प्राप्त करते हैं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा थोड़ी सी गलती हो गई है। इसमें प्रकाश का संश्लेषण होता है। आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा। यहाँ इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, मैं प्रकाश होता है लिख दिया है मैंने, सॉरी। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको ये लिख देना है। यहाँ इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अभी मैंने यहाँ पर कहा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो इसके बारे में समझते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण या परिवर्तित कर देना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सौर ऊर्जा का मतलब होता है सोलर एनर्जी, यानी जो धूप से मिल रही हो उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। उसको रूपांतरित यानी उसका रूपांतर, देखिए संधि विच्छेद कीजिए आप, रूप यानी जो हमारा उसका रूप होगा, ठीक है, उसका वास्तविक जो रूप रहेगा, उसका अंतर मतलब अंतर कर देना, उसमें मतलब बदल देना, परिवर्तित कर देना, तो उसे हम कहेंगे रूपांतर। को प्रकाशन मतलब सौर ऊर्जा, जैसे कि होता है ना, कहते हैं लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देना होता, हमने पढ़ा है ना एनर्जी चैप्टर में। तो उस तरह से ये भी होता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को ही या रूपांतर को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, जो पौधे जो होते हैं ना, उनके वो भोजन बनाते हैं, मतलब जो पौधे हैं वो अपना पोषण तैयार करते हैं, तो उस पोषण को बनाने या तैयार करने की क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और इंग्लिश में उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस
कहते हैं और इंग्लिश में प्रकाश, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के कुछ घटक। देखिए अगर आप कोई खाना बनाते हैं घर पे, मान लीजिए चावल बनाते हैं, तो चावल बनाने के लिए आपको चावल चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर उसके में उसमें ऊष्मा देनी होगी, तो वो चाहिए, मतलब उसके कुछ घटक हो गए। आपको चाय बनानी है, पानी चाहिए, दूध चाहिए, इलायची, अदरक चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। अगर आप अच्छा से बना रहे हैं, मतलब सिंपल बना रहे हैं, तो दूध, पानी और चीनी, चाय पत्ती डाल के काम कर सकते हैं आप। तो ठीक है, मतलब उसमें घटक कुछ अलग अलग चीज़ें लग रही हैं, अलग अलग पदार्थ, अलग अलग सामान सामग्री लग रही हैं। उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण के कुछ घटक होते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए ये 5 चीज़ें, 5 नहीं तो ये 4 चीज़ें दोस्तों बहुत ही आवश्यक होते हैं। 5वां भी आवश्यक होता है, लेकिन 5वां जो है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला होता है सूर्य का प्रकाश। पहला जो होता है सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। सनलाइट अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। देखिए इनमें से एक भी चीज़ अगर कम रहेगा, इन चारों में से एक भी चीज़ अगर कम रहेगा तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी इसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। अगला हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल भी हम आगे समझेंगे, ये भी ज़रूरी होता है। और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश भी नहीं होगा, मतलब ये और भी इम्पॉर्टेंट है। अगर सूर्य का प्रकाश चाहिए तो क्लोरोफिल होना चाहिए। और क्लोरोफिल क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। जल क्या होता है, वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको सभी चीज़ें जानकारी मिलेंगी। देखिए जल क्या होता है, जल के बारे में तो आप जानते हैं, मुझे क्या बताना है, लेकिन इसमें क्या यूज होता है उसका वो मैं बताऊँगा। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। CO2 गैस। अब इसका क्या इसमें काम होता है? तो आपने ये भी सुना होगा, पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वही होता है। अभी मैं इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। 5वां है रंध्र। रंध्र क्या होता है? रंध्र दोस्तों, रंध्र एक स्टोमाटा का नाम सुना होगा आपने। रंध्र जो है वही होता है, और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर रंध्र नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। इसी रंध्र के कारण कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से अंदर पेड़ों में सोखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? क्या यह सवाल कुछ बनते हैं, क्या ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ जो है मतलब कहीं भी हो जाता है? पौधों में हर भाग में होता है, हर अंग में होता है। और अगर आप सिंपल भाषा में कहें तो क्या पौधे में जितने भी पार्टिकल, जितने भी कण हैं, अणु हैं, वो या फिर मान लीजिए जितने अणु कण हैं वो सब अपना भोजन खुद बनाते हैं? जैसे कि हम लोग अगर कहीं जॉब करने जाते हैं, आप लोग में से आपके पिता होता हो गए, तो वो लोग कहीं जॉब करने जाते हैं तो अपना कहीं भोजन खुद बनाते हैं, या तो कैंटीन से करते हैं या फिर होटल में रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या उसमें सभी पार्ट्स में बनते हैं भोजन, पोषण? तो यही नहीं, ये इसका मतलब होता है नहीं, मतलब इसका आंसर है नहीं। पोषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल पत्तियों में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पत्तियों में ही होती है और कहीं नहीं होता, ठीक है। पत्तियां जो है पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां, ये आपने क्लास 7 में पढ़ी होंगी। हम आगे की जो क्लास 7 की वीडियोस मिलेंगी, आपको अगर देखना होगा तो देख सकते हैं रिवीजन के लिए, और नहीं तो अपने भाई बहन को ज़रूर दिखाइएगा, या फिर आपके आसपास में कोई होगा तो उसे भी बताइएगा इसके बारे में। देखिए पत्तियों में ही होता है, और कहीं होता है तो और कहीं नहीं होता, सिर्फ पत्तियों में होता है। और हो जाता है कहाँ पर होता है? जो पत्तियों की डंडियाँ होती हैं ना, वहाँ पर कभी कभार होती हैं। देखिए कब? पतझड़ के मौसम में पत्तियाँ तो पूरी झड़ जाती हैं, तब कहाँ होता होगा। लेकिन पत्तियाँ देखिए 1-2 दिन के लिए झड़ती हैं। एक बार झड़ा, इधर जब इधर झड़ गया तो उधर से जमना शुरू हो जाती हैं। तो जितना रहती हैं उतने में ही पोषण बनता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था सूर्य का प्रकाश, उसमें से हमारा सूर्य का प्रकाश जो हमने यहाँ पर पहला टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे। सूर्य प्रकाश इसमें क्या काम है? तो यह वही चीज़ यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, सौर ऊर्जा के रूप में आता है, मतलब यह सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा के रूप में आता है और रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। सौर ऊर्जा के रूप में आता है और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, सौर ऊर्जा में आता है और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला है क्लोरोफिल। यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल यहाँ पर है। इसमें क्लोरोफिल क्या है पहले ये भी जान लेते हैं, फिर काम जानेंगे। यह प्रकाश, यह जो है एक हरे रंग का वर्णक होता है। ये क्लोरोफिल जो होता है एक हरे रंग का वर्णक होता है, हरित लवक भी कहा जाता है। लेकिन अभी इसके बारे में आप यहाँ पर मत समझिए।
आपने क्लास 9 में पढ़ा है इसके हरित लवक के बारे में। और क्लोरोफिल जो है एक हरा कलर का वर्णक होता है और यह दोस्तों प्रकाश को संश्लेषित करता है। यह सूर्य के प्रकाश को यानी सनलाइट को अंदर समाहित कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पत्तियों में, ठीक है। और ये अगर पत्तियों में हरा रंग नहीं होगा तो उसमें समझ लीजिए क्लोरोफिल नहीं है। एक बात और, पत्तियाँ, बहुत सी पत्तियाँ होती हैं जो हरे रंग की नहीं होती, उसमें लाल या नीला मतलब और भी कलर के होती हैं। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो है बाहर की तरफ तो कलर कोई और रहता है, अंदर की तरफ जो है मतलब बाहर कोई और होता है, अंदर की तरफ हरियाली रहती है, हरा रहता है और वहीं से भी क्लोरोफिल रहता है और प्रकाश को संश्लेषित करता है। आगे देखिए जल का क्या काम है इसमें। देखिए जल का ऑक्सीकरण होता है और O2 बनता है। देखिए हमारा 10th में ही चैप्टर फर्स्ट है साइंस का, या केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है कह सकते हैं, और साइंस की बुक में हमारा चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी लेक्चर आएगा जल्दी से जल्द। हम बायोलॉजी के इस चैप्टर फर्स्ट को पूरा कंप्लीट करने के बाद केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट लेकर आएंगे ज़रूर, आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण का मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जब आप पढ़ेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। उसमें 5वां प्रकार होता है अपचयन व उपचयन अभिक्रिया होता है। तो उस अपचयन व उपचयन अभिक्रिया में अपचयन में होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब उसमें अपचयन और अपचयन व उपचयन होता है। तो उन दोनों में से एक में हो जाता है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण और इसमें एक में हो जाता है हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, मतलब वो से हट जाते हैं, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा या हाइड्रोजन का ह्रास से हो जाएगा। तो उसके बारे में बाद में समझेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब हो जाता है अलग हो जाना, टूट जाना। देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है, उसमें ऑक्सीजन जो है बचा रह जाता है और हाइड्रोजन का ह्रास से हो जाता है, हाइड्रोजन वहाँ से हट जाता है। तो देखिए जल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जगह यहाँ पर लगता है। देखिए जल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए जल मतलब H2O। सूत्र कैसे बनते हैं आपको नहीं पता होगा तो उसके वीडियो भी जल्दी आ जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कभी आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और आपने 9th में पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत जानकारी होगी ही। तो H2O मतलब होता है जल यानी पानी। तो जब ये इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा, हाइड्रोजन का ह्रास से हो जाएगा यानी H2 हट जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा अकेला O। फिर यहाँ पर O के 2 अणु होते हैं। क्यों होते हैं, जब आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे ना, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण चैप्टर फर्स्ट, तो उसमें समीकरण को बैलेंस करने का भी ऑप्शन, मतलब समीकरण को बैलेंस किया जाता है। वहाँ पर जो इक्वेशन बनते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है, H2 + O2 बराबर होता है H2O के, ठीक है। H + O2, देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। देखिए यहाँ पर H2 दो बैलेंस किया जाता है तो इस साइड ऑक्सीजन भी 2 हो जाता है, यहाँ पर 2 लगा दिया जाता है। तो ठीक है, जब हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाता है। इसके बारे में आप अच्छे से केमिस्ट्री की वीडियो में आप समझ जाएंगे, अभी तो मैं आपको सही से नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के गैस बन जाता है। जब जल का ऑक्सीकरण होता है यानी हाइड्रोजन का ह्रास से होता है तब वहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनता है। इसलिए ऑक्सीजन गैस बनता है, वो ऑक्सीजन गैस का कुछ नहीं करता, उसको रिलीज कर देते हैं पौधे। तो वही कहते हैं ना, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 का अपचयन हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। देखिए अपचयन का मतलब होता है, अपचयन का मतलब हो जाता है क्या होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो जाना। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन वहाँ से हट जाए, ऑक्सीजन वहाँ से हट जाए, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, ऑक्सीजन वहाँ से मतलब ख़त्म हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है यानी C। बल्कि यहाँ पर जब आप रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं तब वहाँ पर आप समझ जाएंगे, यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ पर ऑक्सीजन हट जाता है और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। एक बात और यहाँ भी बता दें क्योंकि इसका ये जो पौधों में पोषण ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आज ही, तो मैं आपको ये बता दूँ, ये कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट जो है जब वो नहीं रहता जब उनके पास, तो वहाँ पर उनके पास एक
ये रहता है मंड होता है, स्टार्च होता है, उसमें जो है उसको कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा को इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें मंड में ही उसको रख लेते हैं, मंड में ही उसको इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जब उन्हें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो वहाँ से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सब ये तो मिलता रहेगा, ऑप्शन हो ही जाएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन ये जो है उसमें स्टोर करते रहते हैं। अब देखिए रंध, लास्ट आ गया। रंध क्या होता है? देखिए अगर रंध नहीं होगा तो CO2 गैस भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, CO2 जो है रंध की मदद से ये अंदर आता है। यहाँ पर देखिए CO2 को पत्तियों में प्रवेश कराता है। रंध CO2 को पत्तियों में प्रवेश कराता है, ये पत्तियों, ठीक है, पत्तियों में प्रवेश करा देता है। कैसे प्रवेश कराता है? देखिए रंध क्या होता है? रंध जो है एक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। रंध एक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, या फिर कह सकते हैं रंध पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र के होते हैं, जिसमें जो द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, या कह सकते हैं ऐसे सूक्ष्म छिद्र जो द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हों, जो द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, उन्हें हम रंध कहते हैं। और ये दोस्तों खुलते बंद होते रहते हैं, और इसमें इनके कारण तो श्लेष्मा और स्लाथ इसके कारण होते हैं। श्लेष्मा और स्लाथ के कारण ही ये बंद होते हैं। श्लेष्मा और स्लाथ के कारण वो खुलते और बंद होते रहते हैं। कारण एक और है, जब पानी, जैसे जल जो है ना कैसे आता है, आपने क्लास 7 में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा, सिर्फ यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब पढ़ना तो है, या आप लिख भी लीजिएगा। जल जो है पौधों में कैसे आता है? रूट ज़मीन में से जो है, जड़ें जो होती हैं पेड़ के, वो सॉइल में से, मिट्टियों में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और मिनरल्स को भी, तो पानी को एब्जॉर्ब करके लाते हैं। तो जब आप कहते हैं ना पेड़ में ज़्यादा पानी लग गया तो पेड़ सूख जाता है, तो लगने के कारण पानी एब्जॉर्ब होने के बाद रंध द्वारा जो है वो पानी निकल भी जाता है, लेकिन जब वो नहीं निकाल पाते तो सूख जाते हैं। तो हमें उसके बारे में नहीं जानना है। रंध में 2 कारण होते हैं, एक तो CO2 गैस को अंदर प्रवेश कराती है, और दूसरा ज़्यादा पानी अगर हो जाता है तो वहाँ से उसको बाहर निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल के बारे में आपने समझ लिया, प्रकाश को अंदर सोखता है, सूर्य के प्रकाश को सोखता है। जल जड़ों से होकर आता है और वहाँ से इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस बन जाता है। CO2 का अपचयन हो जाता है, CO2 का अपचयन हो जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होने पर वह इसे मंड में यानी स्टार्च में स्टोर कर लेते हैं, उसमें रख लेते हैं। रंध क्या होता है? रंध वह होता है जो द्वार कोशिकाओं, रंध एक ऐसा सूक्ष्म छिद्र है जो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरा हुआ होता है, और उसे ही रंध कहते हैं, और वो CO2 गैस को पत्तियों में प्रवेश कराने में भी हेल्प करता है। देखिए पौधों में जो है पोषण पत्तियों में ही बनता है, और वहीं पर उसे संश्लेषित कर लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इतना हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब आइए मैं इसको मिटाता हूँ, और एक और छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी चीज़ है, मैं आपको भी बताता हूँ। मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको मिटाकर फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक समीकरण लिखा है, और अभी आपको, अगर आपने पहला चैप्टर या रासायनिक अभिक्रिया समीकरण नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता ये समीकरण कैसा क्या है। हो सकता है आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो। देखिए यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण है। और रासायनिक समीकरण जो है हमारा चैप्टर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 6 CO2, यानी CO2 जो होता है ना वो 6 है, CO2 गैस जो है वो 6 है। 6 C यानी कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 12 है, यानी इसका गुणा इसमें होता है। ये आप पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर ये H12 जो है 12 है। फिर इसमें यानी CO2 ये हो गया, और H2 यानी ये जल और CO2 मिला, और यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल, देखिए सब कुछ आ गया। CO2 गैस और H2O आ गया, उसके बाद सनलाइट भी आ गया। सनलाइट कहाँ गया? यहाँ पता मिटा दिया मैंने, और क्लोरोफिल भी आ गया, यानी ये चारों आ गए इसमें। अब इसकी क्रिया होती है, इसमें परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर एक नया चीज़ प्राप्त होता है, C6H12O6। इसको आपको याद कर लेना है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12 और O6,
C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, उसको कहते हैं। ये हमारा किसका प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पर ये चारों चीज़ आते हैं पहले, और फिर इसमें क्रिया होता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस, और उसके बाद पानी। मतलब कि ये क्रिया होने के बाद उन्हें ग्लूकोज प्राप्त होता है और ऑक्सीजन गैस, और ये हालांकि ये ऑक्सीजन गैस तो बाहर निकाल देते हैं, और H2O ये भी बाहर निकाल देते हैं वो स्टोमाटा के जरिए, यानी रंध्र के जरिए, ठीक है। मतलब वो ग्लूकोज का ही इस्तेमाल लेते हैं। और ये मैं आपको बताने रहा था कि ये भी आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। ये हमारा ये इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ये टॉपिक पूरा ख़त्म हुआ, प्रकाश संश्लेषण पौधों में पोषण का पूरा टॉपिक हमारा ये ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम समझेंगे अमीबा में पोषण, वहाँ पर हम चित्रों द्वारा अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको अगले वीडियोज़ यानी अमीबा पे पोषण को देखना है या और भी वीडियोज़ को देखना है, क्लास 7 की वीडियोज़ को देखना है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर के बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर समझाऊँगा। और उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, जिसको अगर आपको लगता है कि किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, तो मतलब इसको पढ़ना है उसको, तो आप उसके पास शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास से शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।